Hello everyone, welcome to Study Club. So this is going to be the first video of our channel. इस चैनल पे आपको क्लास 9th और 10th के मेनली साइंस एंड मैथ्स के सारे चैप्टर्स धीरे धीरे अब आपको वीडियोस मिलेंगे, जिसमें मैं बहुत इजी वे में और इंटरेस्टिंग वे में सारे टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को आपको समझाऊंगा। तो इस फर्स्ट वीडियो से हम क्लास 10th के मैथ्स को स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो LCM एंड HCF। LCM का फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो इट्स नॉट मल्टीपल, इट्स फैक्टर। अब कहीं भी मल्टीपल आता है उसका मतलब है कि नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अभी एग्जांपल मैं दूंगा। और फैक्टर का मतलब है डिवाइड हो रहा है। ये मल्टीपल मल्टीप्लाई एंड फैक्टर डिवाइड, ये दो चीज़ आपको याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हम 10 और 20 का निकालते हैं, तो 10 के मल्टीपल्स क्या होंगे? मल्टीपल है, मल्टीपल मैंने बताया था मल्टीप्लाई 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड सो ऑन। और 20 का होगा 20, 40, 60, 80, ऐसी इन्फिनाइट नंबर तक समझा सकते हैं। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कोई दो नंबर या तीन नंबर या चार नंबर, जितने भी नंबर्स दिए होंगे उनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? मतलब लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो सेम हो, दो तीन या जितने भी चीज़ें दिए हैं हम, जितने भी नंबर्स दिए, और मल्टीपल मतलब जो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इन दो में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन नंबर कौन सा है? तो सबसे छोटा हम देख रहे हैं, इसमें 20 है। तो 10 और 20 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ 20। जैसे और एग्जांपल देख सकते हैं हम इसका, जैसे आप 30 एंड 50 का निकालो। तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि सबसे छोटा मल्टीपल हमें निकालना है, मतलब सबसे छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में आ रहा हो। सिंपल में ये समझो। तो 30 एंड 50 का निकाल रहा हो, तो आप इसे माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 30 इंटू 260, 90, 120, 150। एंड आपको पता है कि 50 के टेबल में 150 आता है 3 टाइम्स में, तो 150 इसका LCM होगा। ओके। सेकेंड है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, और फैक्टर मतलब जो डिवाइड करता है। मतलब जितने भी नंबर्स दिए होंगे उनके जो भी फैक्टर्स होंगे अलग अलग, उनमें से सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा जो दोनों को डिवाइड कर रहा होगा। सो इसमें हमने एग्जांपल लिया है सेम 10 एंड 20 का। 10 को कौन से नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं? 1, 2, 5 एंड 10 इटसेल्फ। 20 को इसमें भी सेम होगा 1, 2, 5, 10 एंड 20 इटसेल्फ। लेकिन हमें पूछा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा हाईएस्ट, सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है? तो 10 को 10 डिवाइड कर रहा है, 20 को भी 10 डिवाइड कर रहा है, तो इसका HCF आ जाएगा 10। ओके। इसका भी एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें 15 और 30 इन दोनों का निकालना होगा, तो हमें पता है 15 को क्या क्या डिवाइड कर सकता है? 1, 3, 5 एंड 15। और 30 को भी 1, 3, 5, 15 एंड 30, तो इसका HCF होगा 15। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, तो आप उसे माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो ये था LCM एंड HCF। हमारा सेकेंड टॉपिक है को प्राइम नंबर्स। देखो, को का मतलब होता है कि पेयर में चीज़ें हैं, और प्राइम नंबर्स आपको पता है, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल और 1 से डिवाइड हो। और कंपोजिट वो होते हैं जो खुद से 1 से और उससे, मतलब खुद से और 1 से तो सारे होंगे, लेकिन उससे भी एक और ज़्यादा उसका एक फैक्टर होगा, वो होते हैं कंपोजिट नंबर। लेकिन को प्राइम नंबर है मतलब हम पेयर में बात करेंगे प्राइम नंबर्स का। अब जैसे एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। 10 एंड 17 मैंने पहला एग्जाम्पल लिया। अब देखो, हमें पता है 10 एक कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर नहीं है। 17 एक प्राइम नंबर है, लेकिन अगर इसको पेयर में देखेंगे तो इन दोनों का 1 को छोड़ के और कोई सा कॉमन फैक्टर नहीं है। वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, 18 एंड 35। 18 एक प्राइम नंबर नहीं है, 35 भी नहीं है, ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं। लेकिन 18 और 35 को अगर मैं पेयर में लूँ तो इन दोनों का 1 को छोड़ के और कोई सा भी एक कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है। सेम 19 एंड 13, यहाँ तो ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो ऑब्वियसली इनका कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। इनके अलावा भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे 20 एंड 27। एग्जाम्पल ये सही है। 20 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 27 भी प्राइम नहीं है। लेकिन इसे अगर पेयर में लूँ तो 20, आप ऐसे समझो, जैसे 20/27 मैंने लिख दिया, तो इसे और मैं रिड्यूस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वैसे ये दोनों ही प्राइम नंबर्स नहीं है, लेकिन पेयर में मैंने लिख दिया, तो इनका कॉमन फैक्टर अब सिर्फ 1 ही है। 1 के अलावा और किसी टेबल से ये रिड्यूस नहीं होंगे। तो ये है को प्राइम नंबर्स। सो ये दो टॉपिक्स थे, LCM एंड HCF और को प्राइम नंबर्स, जो इम्पोर्टेंट है जानना हमारे लिए, इसलिए मैंने आपको समझाया है। और एक दो फॉर्मूला भी है इस चैप्टर में, जो जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं उस टाइम में आपको समझा दूंगा। सो ये दो टॉपिक्स थे, LCM एंड HCF और को प्राइम नंबर्स,
जो इम्पोर्टेंट है जानना हमारे लिए, इसलिए मैंने आपको समझाया है। और एक दो फॉर्मूला भी है इस चैप्टर में जो जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं उस टाइम में आपको समझा दूंगा। सो हमारे चैप्टर का फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग पहले मैं स्टेटमेंट समझा देता हूँ, फिर मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा डिटेल में कि ये स्टेटमेंट है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डर। स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब उसको फैक्टराइज करेंगे, जैसे एग्जांपल दूंगा मैं, तो उसको फैक्टराइज करेंगे तो उसके जितने फैक्टर्स होंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे और ये एक्सप्रेशन यूनिक होगा। मतलब एक नंबर है कंपोजिट नंबर, अगर उसके मैंने फैक्टर्स निकाले जो प्राइम नंबर्स हैं तो मैं कुछ भी कर लूँ उसके फैक्टर्स वही रहने वाले, वो यूनिक होंगे, उसको अलग मैं नहीं कर सकता, डिफरेंट नहीं निकाल सकता। हाँ, ये हो सकता है कि उसके पोजीशन जो है, उसका जो प्लेस है वो अलग अलग हो सकता है, ऑर्डर। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया 30। 30 इज अ कंपोजिट नंबर। अगर मैं इसे फैक्टराइज करूँ तो इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ मैं 2 इंटू 3 इंटू 5। फैक्टराइज करना तो आता होगा ना आपको। देखो 30 2 15 3 5 5 एंड 1। तो 30 को मैंने फैक्टराइज किया 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो 30 का जो एक्सप्रेशन है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम नंबर वो है 2 इंटू 3 इंटू 5। और ये एक्सप्रेशन यूनिक है, मतलब इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मैं इसको 3 इंटू 2 इंटू 5 या फिर 3 इंटू 5 इंटू 2 लिख दूँ, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसको मैंने पोजीशन ही चेंज किया ना, लेकिन नंबर्स तो वही हैं। तो ये हमारा था द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ऐसे ही आप कोई सा भी कंपोजिट नंबर ले लो, उसका प्राइम फैक्टराइज करो, उसमें आपको जो प्राइम नंबर्स मिलेंगे वो सेम रहेगा हमेशा के लिए, क्योंकि वो एक्सप्रेशन यूनिक है। और बस ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो। जैसे 16 मैंने लिया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 45 लिया है 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हाँ, 16 को बहुत बच्चे ये बोल सकते हैं कि 4 इंटू 4 भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट पढ़ो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स, और 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो इसे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह एक्सप्रेस करेंगे। ये हमारा था फर्स्ट टॉपिक। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा फॉर्मूला और है, वो भी आप देख लो, इस पे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। फॉर्मूला, लेट अस अज्यूम टू नंबर्स a एंड b। सो फॉर्मूला ये, एलसीएम ऑफ a एंड b into HCF of a and b will be equal to product of the numbers, that is a and b। सो जो दो नंबर्स हमें गिवन होंगे उनका LCM इंटू उन दो नंबर्स का HCF इज इक्वल टू वो जो दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट। हाँ, एक चीज़ हमें याद रखना है, ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए ही ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम। अगर नंबर्स 3 होंगे या फिर 2 से ज़्यादा होंगे कितने भी, तो फिर ये फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक हमारे चैप्टर का, प्रूफ इर्रेशनल। ये चैप्टर छोटा है, 2 ही टॉपिक है इसमें, पहला मैंने समझा दिया, सेकेंड है प्रूफ इर्रेशनल। लेकिन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जो गारंटेड आता ही है वो यही है, इर्रेशनल प्रूफ करना। बोर्ड एग्जाम में, आपके पीरियोडिक टेस्ट में भी आएगा, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी आएगा। और ये 3 मार्कर, ये कभी कभी 5 मार्कर में भी आता है। 3 मार्कर में तो मोस्टली आता है और हर साल आता है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि आपको रूट्स में नंबर दिए होंगे और उसे आपको प्रूफ करना होगा कि ये इर्रेशनल नंबर है। अब इसे हम कैसे प्रूफ करते हैं? इसे हम प्रूफ करेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से। इस मेथड में क्या है कि हम पहले एज्यूम करेंगे कि जो नंबर हमें दिया है वो इर्रेशनल नहीं है, वो रैशनल है। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया है √2 का, तो एज्यूम दैट √2 इज ए रैशनल नंबर। अगर हम किसी नंबर को रैशनल नंबर एज्यूम कर रहे हैं तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है? एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। मतलब कोई सा भी नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, मतलब न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिख सके। जैसे एग्जाम्पल है, कुछ भी कोई सा भी नंबर ले लो आप, 20 मैंने एग्जाम्पल लिया, तो 20 को मैं 20/1 लिख सकता हूँ। 15 है, 15 को भी 15/1 लिख सकता हूँ। तो ये जो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ ये P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा हूँ, और Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट है ये। Q जो है मतलब हमारा डिनोमिनेटर जो है P/Q, Q, तो Q ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया, अगर आपको पता है नीचे मतलब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो अनडिफाइन हो जाता है नंबर।
न्यूमरेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सो हमने अगर रूट टू को रैशनल माना है तो इसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जहाँ पे पी और क्यू होंगे कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं मैंने बहुत डिटेल में अभी समझाया था। वो नंबर्स मतलब वो पेयर ऑफ नंबर जिसके सिर्फ 1 हो कॉमन फैक्टर और कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो रूट टू इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी अपॉन क्यू। सेकेंड स्टेप है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड को हम स्क्वायर करेंगे। रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू का स्क्वायर। किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, नंबर से बचता है। तो रूट टू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर जो कि यहाँ डिवाइड में है इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाएगा LHS में, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। बहुत बेसिक है। 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पी स्क्वायर के नीचे मतलब पी स्क्वायर के डिवाइड में अगर मैं 2 को ले आऊँ तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो 2 है ये पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। देखो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2। अगर मैं इसको ये लिख रहा हूँ तो इसका तो यही मतलब है ना कि जो 2 है ये पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है। सो यहाँ पे अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है। मैं इसे ऐसे समझाता हूँ कि देखो जैसे अगर कोई नंबर है वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे देखो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 4 है नंबर। ठीक है। अब 2 जो है ये 4 को डिवाइड कर रहा है, हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। और 4 का स्क्वायर क्या है 16, तो 2 16 को भी डिवाइड कर रहा है। ऐसी दूसरा एग्जांपल लेते हैं 6 का। 6 3 से डिविजिबल है और 6 का स्क्वायर 36 भी 3 से डिविजिबल है। तो अगर कोई नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल है उस नंबर का स्क्वायर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। तो सेम वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है कि हेयर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि जो भी वेरिएबल यहाँ पे अकेले होगा, जैसे यहाँ पे क्यू के साथ 2 है लेकिन पी अकेले, तो जो वेरिएबल अकेले होगा हम उसे रिप्लेस करेंगे। उसके स्क्वायर को नहीं, स्क्वायर रहने देंगे, उस बस वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे। किससे? जैसे मैंने पी अपॉन क्यू 2 वेरिएबल यहाँ पे एज्यूम किए थे, तो पी और क्यू को छोड़ के कोई सा तीसरा वेरिएबल ले लेना आप। जैसे मैंने यहाँ पे ए लिया है और नंबर कौन सा रहेगा ये वाला जो हमें रूट में दिया है। ठीक है। अगर यहाँ पे √3 एज प्रूफ करना होता है इरेशनल तो हम यहाँ पे p इक्वल टू 3a लेते। √5 करना होता तो p इक्वल टू 5a लेते। अब a मैंने एग्जाम्पल लिया है कि a हम ले सकते हैं क्योंकि p और q हमने ले रखा है, तो p और q को छोड़ के कोई तीसरा वेरिएबल लेना था अल्फ़ाबेट। अब a की जगह मैं 2s भी ले सकता हूँ, 2g भी ले सकता हूँ, 2x भी ले सकता हूँ, 2t भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है। लेकिन जो वेरिएबल अकेले है उसको रिप्लेस करना है और किससे? जो नंबर यहाँ होगा वो नंबर यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। ठीक है। और क्वेश्चन हम आगे करेंगे तो और समझ में आएगा। अब पी स्क्वायर को मैंने यहाँ पे पी को एज्यूम किया है, लिया है 2a। ठीक है। तो अब इसे हम पुट करेंगे वैल्यू, तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, तो p किसके इक्वल है 2a के। ठीक है। तो 2a और p का स्क्वायर था तो 2a का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे p का स्क्वायर है। ठीक है। तो डायरेक्ट सिर्फ 2a नहीं लिखेंगे हम क्योंकि हमने p को एज्यूम किया है 2a, तो p का स्क्वायर है तो 2a को भी स्क्वायर करना होगा। ठीक है। अब 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हुआ तो मल्टीप्लाई होगा ना, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब इसको रिड्यूस करेंगे तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ठीक है। सिंपल है यहाँ तक। अब अगेन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 को हम q के नीचे ले जा सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 जो है q स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, तो अगेन हम वही बोलेंगे कि 2 q को भी डिवाइड करेगा। वही मैंने लिखा है हेयर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ये हमारा है इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो हमें प्रूफ क्या करना था, मैं आपको बताता हूँ कि हमने p और q कोप्राइम नंबर एज्यूम किया था, रेशनल लेके कोप्राइम एज्यूम किया था कि इसके कोई सा कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन हम यही चीज़ गलत प्रूफ करेंगे हर क्वेश्चन में इरेशनैलिटी वाले के, कि पी और क्यू कोप्राइम हमने माने तो हैं लेकिन हम सॉल्व करते टाइम ये प्रूफ कर देंगे कि ये कोप्राइम नहीं है, इसके कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है। और कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? जो नंबर यहाँ पे होगा। अगर √5 होता है यहाँ पे तो इसका कॉमन फैक्टर 2 ना होके 5 होता। तो वही है, देखो इक्वेशन 1 में हमने बोला कि p 2 से डिविजिबल है,
इक्वेशन 2 में बोला कि Q भी 2 से डिविजिबल है। अब P भी 2 से डिविजिबल है, Q भी 2 से डिविजिबल है, तो P और Q तो कोप्राइम बचे ही नहीं ना, क्योंकि ये इसके तो कॉमन फैक्टर आ गए 2, जबकि कोप्राइम के कोई से कॉमन फैक्टर नहीं होते। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कंक्लूड दैट 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q। अब यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रडिक्शन गलत हो गया है, हमने जो एज्यूम किया था वो गलत है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है यहाँ पे। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर एजम्पशन दैट रूट 2 इज रैशनल। ठीक है, क्योंकि अगर P और Q कोप्राइम है और यही चीज़ हमने गलत प्रूफ कर दिया, तो जो रैशनल हम मान रहे हैं ये भी चीज़ गलत है। फिर हम नेक्स्ट लाइन में ये लिख देंगे देयरफॉर रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी नहीं है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ना, इसलिए इसके जो स्टेप्स हैं वो याद करने में थोड़ा डिफिकल्टी आता है। लेकिन आप जितना ज़्यादा ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतना ईजी हो जाएगा, और आगे भी इसके और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो और क्लियरिटी मिलेगी आपको। तो अब हमने इस चैप्टर के रियल नंबर्स के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट थे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इरेशनल प्रूफ करना, ये हमने पढ़ लिया है। लेकिन मैथ्स में कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनफ नहीं है। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपका मैथ्स स्ट्रांग नहीं होगा। और क्वेश्चंस भी जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो डिफरेंट बुक्स से, आप उसे सॉल्व करो। अब मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। लेकिन मेरा फोकस यहाँ ये रहेगा कि आपको मैं कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग कराऊँ, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग कराऊँ, कि मतलब क्वेश्चन को समझना कैसे है। देखो मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप क्वेश्चन को किस तरह समझोगे और आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। सो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपको इसमें क्या कह रहा है कि कुछ नंबर्स दिए हैं, उसको एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये किस कॉन्सेप्ट से? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आपको लिंक भी करना है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहला है 156। 156 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एक्सप्रेस करना है। तो इसमें सिंपल है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 156 इसे सबसे पहले 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 7 8 अगेन 2 39। अब ये 2 से नहीं होगा, लेकिन इसे हम 3 से कर सकते हैं। 13 and 13 is a prime number, so 13. So 156 can be expressed as 2 into 2 into 3 into 13, या फिर इसे हम 2 to the power 2 into 3 into 13 इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट 5005 ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप खुद ट्राई करना। इसका मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ। नंबर इज 7429। अब ये सबसे पहले 9 है एंड डिजिट विच इज़ ऑड, तो 2 से नहीं होगा। 3 से आप देखो 9 + 2 11, 11 + 4 15, 15 + 7 22। 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। ऐसा चेक करते जाओगे तो आप देखो कि 17 से डिविजिबल है। 17 4 = 68, 6 + 62, 17 3 = 51, 11 17 7 = 119। अगेन अब फिर आप चेक करोगे तो ये 19 से डिविजिबल है। 19 = 19, 19 2 = 38, 57, 5 के बचा और 7, 57, 19 3 = 57। अब 23 एक प्राइम नंबर है, तो 7429 कैन बी एक्सप्रेस एज 17 × 19 × 23। अभी पहले 17 से डिविजिबल था, फिर 19 से था, ये आपको चेक करना पड़ेगा। और इतना टाइम नहीं होता है, वैसे ये 1 मार्क क्वेश्चन है कि आप एक्चुअली इसको डिवाइड करो, इसलिए आपको माइंड में इसे कैलकुलेट करना होगा, मतलब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। सो अब देखते हैं हम और आगे क्वेश्चंस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। इसका सेकंड पार्ट मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट आप खुद ट्राई करना। सेकंड पार्ट में फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 144, 180, 192 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एक तो इसका ये मेथड हो सकता है कि मैं पहले एलसीएम अलग निकालूं और एचसीएफ अलग निकालूं। एलसीएम कैसे निकालते थे? जैसे 144 है, 180 है, 192 है, तो मैं इस तरह इसका एलसीएम निकालूंगा सबको एक साथ करके, फिर इससे यहाँ पे जो भी मल्टीपल्स आएंगे उनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इनमें। या फिर एचसीएफ निकालने के लिए 144 को मैं अलग फैक्टराइज करूँ, 180 को अलग करूँ और 192 को अलग करूँ, और फिर इनके जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना।
लेकिन ये क्या है कि एलसीएम मैंने अलग निकाला, एचसीएफ अलग निकाला। आप एलसीएम और एचसीएफ एक मेथड से ही कर सकते हो इस वाले से। कैसे, वो हम देखते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको अलग अलग फैक्टराइज करना है तीनों को। 144 पहले हम इसे फैक्टराइज करते हैं। तो डिवाइड बाई फर्स्ट 2, 72, 2 36, 2 18, okay. 144 can be expressed as 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3। इसको सिंपल करने के लिए आप पावर्स के फॉर्म में लिखा करो, 1 2 3 4, 2 to the power 4 and 3 to the power 2। 180 को फैक्टराइज करेंगे, 2 into 90, 2 into 45, 2 into सॉरी यहाँ 3 से 15, 3 5 5 1 and 192, 296, 248, 224। मैंने इसको सबको रफ कर दिया था। 144 अगेन मैं लिख रहा हूँ, 2 to the power 4 and 3 to the power 2। 180 को हम लिखेंगे, ठीक है। फिर 192 को अगर हम एक्सप्रेस करें तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5 6 into 3 4 5 6, ठीक है, into 3, 2 पावर 6 into 3। अब देखो मैंने क्या कहा था, पहले एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम होता है हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर। अब नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 3 and 5। सबसे पहले 2 into 3 into 5। अब 2 का हाईएस्ट पावर किस में है, अब देखो इसमें 2 का हाईएस्ट पावर 4, इसमें 2 का हाईएस्ट पावर 2 और इसमें 2 का हाईएस्ट पावर 6। तो हाईएस्ट किस में, इसमें, तो हम इसे लेंगे। 3 का हाईएस्ट पावर किस में, देखो 3 का इसमें पावर 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो हाईएस्ट 2 है। 5 का किस में है, 5 इसमें नहीं है, तो इसको 5 का पावर 0 में लिख सकता हूँ, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, किसी का पावर 0 है तो वो अल्टीमेटली 1 है, ठीक है। तो 5 का पावर 0 इसमें मैं लिख सकता हूँ, यहाँ 5 का पावर 1 है और यहाँ पर भी 5 का पावर 0 में लिख सकता हूँ, खुद के लिए, मतलब खुद के ईज के लिए, कि मैं समझ सकूँ कि तीनों में 5 है। अब हाईएस्ट किस में, इसमें, तो 5 का पावर 1। अब एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 6 टाइम 2, 2 टाइम 3, 1 टाइम 5, ये है एलसीएम। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ क्या है, लोएस्ट पावर, ठीक है। तो अगेन नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 एंड 5। 2 का लोएस्ट पावर किसमें, 6 2 4 लोएस्ट। इसमें क्या है, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, लोएस्ट किसमें, 1। और 5 का लोएस्ट किसमें, इसमें 0, इसमें 1, इसमें 0, तो लोएस्ट 0 है, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आ जाएगा एचसीएफ। थोड़ा सा डिफरेंट है एनसीईआरटी का क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन। इसमें है एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। इसमें बताना है कि ये जो पहला हमारा एक्सप्रेशन है एक्सपेंडेड फॉर्म में और दूसरा ये एक्सप्रेशन है एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये दो कंपोजिट नंबर क्यों है, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, एक तो वो नंबर खुद फैक्टर होगा, एक 1 होगा और तीसरा उसका कोई सा फैक्टर होना चाहिए। तो अगर मैं इसे ये प्रूफ कर दूं कि इसके एक से ज़्यादा फैक्टर हैं तो मैं इसे कंपोजिट नंबर बोल सकता हूँ। तो हम वही करेंगे। तो सबसे पहले पहला एक्सप्रेशन लेते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि टर्म जो होते हैं, टर्म मतलब एक टर्म दो टर्म अलग अलग टर्म्स जो होते हैं वो सिर्फ प्लस और माइनस से ही बनते हैं, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड यूज़ कर रहा हूँ तो वो टर्म नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, 7 इंटू 5 इंटू 1 फिर इंटू 2 ले लो, तो ये पूरा एक टर्म ही है, क्योंकि मैं अल्टीमेटली इसको मल्टीप्लाई करके एक टर्म बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन 7 प्लस 5 प्लस 4, अब देखो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि ये अलग अलग टर्म है, वैसे इसे भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे मान लो अब वेरिएबल्स के फॉर्म में 7 इंटू एक्स इंटू वाई,
ये अगर है ना तो ये एक टर्म है, क्योंकि इसको मैं 7xy लिख सकता हूँ, लेकिन 7 प्लस एक्स प्लस वाई है, तो इसको मैं और सॉल्व नहीं कर सकता जब तक मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यू ना आ जाए। एक्स और वाई की वैल्यू आएगी तभी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे अभी ये 3 टर्म है, या फिर 7 माइनस एक्स प्लस वाई या माइनस वाई, तो ये भी 3 टर्म है। ठीक है, तो टर्म सिर्फ प्लस और माइनस के साइन से बनते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड से भी नहीं बनते। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैसे तो ये दिख रहे हैं 4 नंबर्स, लेकिन ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। अब देखो ये 2 टर्म है, तो मैं इनमें से 13 को, और मैंने ये इसलिए बताया वैसे कि अलग टर्म होंगे तभी उसमें से कॉमन हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं कर सकते, अगर मान लो ये 7 इंटू 14 इंटू 2, ठीक है, तो अब ये आप नहीं कर सकते कि 7 और 14 में से 7 कॉमन निकाल लो। ठीक है, इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। लेकिन 7 प्लस 14 ये है, तो इसमें से आप 7 कॉमन निकाल सकते हो। मान लो मैंने 7 कॉमन निकाल लिया, तो 1 प्लस 7 इसमें से निकाल लिया था तो 1 बचा। 14 है, 14 में से भी 7 निकाल लिया तो 2 बचा। 7 इंटू 3, 7 3 21, और वैसे इसे सॉल्व कर लो, 7 प्लस 14 21। ठीक है, तो प्लस माइनस वाले जो होते हैं टर्म्स, उसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं। इसे अगर समझ ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे से और समझ लेंगे, वैसे मैंने सिंपली समझाया। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, अब देखो ये 2 टर्म है तो इसमें से 13 दोनों में, तो 13 हम कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या बचा, 13 मैंने निकाल लिया, 7 इंटू 11 प्लस 13 निकल गया तो 1 बचा। 13 7 इंटू 11 77 प्लस 1, 13 इंटू 78। अब देखो मैंने ये नंबर्स जो भी है मल्टीप्लाई हो गए प्लस हो गए, नंबर जो भी आए, लेकिन उसको मैंने एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स शो कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे 1 भी लिख सकता हूँ, और 78 को मैं और एक्सपेंड भी कर सकता हूँ, है ना, ये भी लिख सकता हूँ। 13 6 78 इंटू 1, तो अब ना भी लिखूँ तो चलेगा। 6 को भी 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। तो मैं इसे देख रहा हूँ कि ये जो नंबर है इसको मैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख पा रहा हूँ। आप वैसे ही इस स्टेप तक सॉल्व करके ही अपना सॉल्यूशन जो है कंक्लूड कर सकते हो, लेकिन ये मैंने समझाने के लिए किया। तो अब देखो यहाँ पे दिख रहा है कि मैं इसे एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी फिर और मैंने इसे एक्सपेंड किया तो एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकता हूँ। तो ये कंपोजिट नंबर है। समझ में आ गया ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का ये क्वेश्चन। सेकेंड भी वही है। अब इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे हम, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, 5 कॉमन में आ जाएगा। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब देखो 7 इंटू 6 42, ठीक है, 42 इंटू 4, 42 इंटू 4 to 8 4 16, 168, 168 इंटू 3 24, 2 कैरी 60 18 19 20, 3 कैरी 504। क्या बचा, 3 हमने कर लिया, 2, 504 इंटू 2 4 to 8 2 0 0 5 to 10, और 1008 इंटू 1 1008, और प्लस 1 है तो 1009। अब यहाँ पे भी 5 इंटू 1009 इंटू 1 में लिख सकता हूँ, मतलब इस नंबर के भी। अब देखो मैं इसे मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसका क्या मतलब, ये नंबर जो भी मल्टीप्लाई होके आएगा उसके ये फैक्टर्स हैं, है ना। ये अगर मल्टीप्लाई के जैसे एग्जांपल समझा तो 20 है, तो 20 को मैं 4 इंटू 5 लिख सकता हूँ, तो 4 और 5 इस नंबर के फैक्टर ही तो हैं, है ना। तो वैसे ही इस नंबर का फैक्टर जो है ये 5 और 109 आ गया, और 1 तो है ही, और अगर ये नंबर जो भी आएगा वो भी इसका फैक्टर होगा, खुद का फैक्टर भी होते हैं सब, तो ये डिफरेंट फैक्टर्स आ गए मोर देन 2, तो ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, हेंस दे आर कंपोजिट नंबर। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कह रहे हैं कि शो डैट 4 to the power n एंड्स विद 0 और नोट। मतलब ये 4 का पावर n जो हमारे पास एक डिजिट है, हमें ये बताना है कि ये 0 से एंड होगा या नहीं होगा। मतलब n का अगर मैं कुछ भी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू रखूँ, जैसे n का पावर मैंने 1 रख दिया तो 4 to the power 1, या फिर n को मैंने 2 रखा या 3 रखा या 4, ये कोई सा भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर रखा, तो ये जो हमारा डिजिट आएगा सॉल्व होके, इसका एंड डिजिट मतलब यूनिट प्लेस वो 0 होगा या नहीं होगा। तो
इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जैसे देखो, जो डिजिट्स 0 से एंड होते हैं, जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया 10। अब 10 0 से एंड हो रहा है, ठीक है। तो 10 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो इसको 2 × 5 में लिख सकता हूँ, ठीक है। दूसरा 100 अगर मैंने लिया तो 100 को मैं 2 × 2 × 5 × 5 लिख सकता हूँ। तीसरा मैं 120 अगर देखूँ तो इसमें भी 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। और एक एग्जांपल मैंने 400 लिया है, इसको मैं स्क्वायर में करके बता रहा हूँ क्योंकि ये एक डिफरेंट एग्जांपल लिया है। 400 को मैं 20 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। और 20 को अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो 2 × 2 × 5, और ये स्क्वायर है मतलब इसको 2 बार मुझे लिखना है, समझ रहे हो। जैसे 20 है, 2 × 2 × 5, ये 20 का एक्सप्रेशन हुआ और इसका होल स्क्वायर है। और स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये नंबर 2 बार है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस ब्रैकेट को 2 बार लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा था, ये हमने 4 एग्जाम्पल देखे। अब देखो इस एग्जाम्पल से हम क्या देख सकते हैं कि पहले में देखो 10 को मैंने 2 × 5 लिखा तो इसमें 2 और 5 आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोई सा भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है तो उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों होंगे। कोई एक होगा तो उतना सेटिस्फाइड नहीं होगा, दोनों होने चाहिए, ठीक है। एक इनफ नहीं है। अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल लूँ, हाँ एक चीज़ और, जितने पेयर होंगे, जैसे ये 2 × 5 एक पेयर है, अगर ऐसे 2 पेयर होंगे, 3 पेयर होंगे तो उतने जीरो होंगे। देखो एग्जाम्पल में देख लो आप, 100 है, इसमें 2 जीरो है, मतलब इसमें 2 × 5 2 बार होना चाहिए। तो देखो 2 बार है, एक पेयर ये और एक पेयर ये, ठीक है। अब 120 एक जीरो है, मतलब इसमें एक बार होना चाहिए, तो 2 × 5। अब देखो 2 एक्स्ट्रा तो है लेकिन 5 नहीं है, तो पेयर हमारा एक ही बन रहा है, तो एक जीरो है। 400, अब इसमें 2 जीरो है, तो देख लो एक ये हमारा हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। 2 पेयर आ गए। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि एनी नंबर विच एंड विद डिजिट 0 शुड हैव 2 and 5 इन इट्स फैक्टर। तो 4 का पावर n, इसे भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हम इसमें चेक करेंगे कि 4 को जब हम फैक्टराइज करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो इसमें 2 और 5 इसके फैक्टर आते हैं नहीं आते। अगर आते हैं तो n का कोई सा भी मैं वैल्यू पुट कर लूँ, ये 0 से एंड होगा। और अगर नहीं आ रहे तो n का मैं कुछ भी वैल्यू पुट करूँ, ये नहीं होगा। अब देखो n के वैल्यू पुट करने से, अगर इसमें 2 और 5 आ रहा है तो n के वैल्यू पुट करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं कोई से भी नंबर पुट कर लूँ। क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मैंने 400 को 20 के स्क्वायर लिखा है और 20 में अगर 2 और 5 इसके फैक्टर आ रहे हैं, तो अब मैं 20 का स्क्वायर लिख लूँ या फिर 20 का क्यूब लिख लूँ या पावर 4 कर दूँ, 5 कर दूँ, या पावर 20 कर दूँ, 100 कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, अब सॉल्व कर लो। अगर 2 और 5 फैक्टर आ रहे हैं तो इसका पावर मैं कुछ भी कर लूँ, ये 0 से एंड होगा, ठीक है। तो वैसे ही हम 4 को भी स्प्लिट करेंगे और इसमें अगर 2 और 5 आ रहा होगा फैक्टर, तो n का पावर मैं कुछ भी रख लूँ, ये 0 से एंड होगा। और अगर 2 और 5 फैक्टर नहीं होंगे तो ये एंड नहीं होगा, n को मैं कुछ भी पुट करूँ। तो सबसे पहले हमने जो कंक्लूड किया है इस एग्जाम्पल से, उसे हम लिखेंगे। वी नो दैट any number which ends with digit 0 should have 2 and 5 both होना चाहिए, both as its factor, ठीक है। कोई सा भी नंबर जो डिजिट 0 से एंड होता है उसमें 2 और 5 दोनों होने चाहिए उसके फैक्टर, ठीक है। मतलब फैक्टराइज करें तो 2 और 5 दोनों आने चाहिए। नाउ हम अपना सॉल्यूशन करते हैं। 4 to the power n, इट कैन बी रिटन एज 2 × 2 पावर n। तो अब देखो यहीं से हमें दिख गया कि इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, ठीक है। अब इसको और मैं अगर ब्रैकेट हटा भी दूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन इस स्टेप का कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ के बाद भी हम ये लिख सकते हैं कि हमने देख लिया कि इसमें 5 नहीं आ रहा, मतलब n को मैं कुछ भी पुट कर लूँ ये 0 से एंड नहीं होगा। 2 है लेकिन 5 नहीं है, ठीक है। और हमें बोथ चाहिए, दोनों आने चाहिए। सो हेयर 4 to the power n doesn't have 5 as its factor, therefore it will not end with digit 0।
तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है 6⁴n, वो आप ट्राई करना। सो इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436, 542, लिविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15। सबसे पहले तो क्वेश्चन आप समझो इस वर्ड प्रॉब्लम में क्या कह रहा है। हमें एक लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट करना, मतलब एक नंबर फाइंड आउट करना है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करे, एग्जैक्टली डिवाइड करे, लेकिन रिमाइंडर इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 7 आना चाहिए, 436 को डिवाइड करने पे 11 आना चाहिए और 542 को डिवाइड करने पे 15 आना चाहिए। अब इससे पहले इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि कह रहा है कि इन तीनों नंबर्स को एक कौन सा ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। डिवाइड करना है मतलब फैक्टर निकालना, और फैक्टर हम किस में निकालते हैं, HCF में। मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हमारे पास दो एग्जांपल है, लेट्स से 27 एंड 38। अगर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन दोनों नंबर्स में से इसमें से मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं और इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं, उसके बाद मुझे एक लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। इसमें भी यही कह रहा है कि इन तीनों नंबर्स में से इतना 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 रिमाइंडर है, रिमाइंडर बचेगा और उसके बाद एक लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट करना है। तो अगर 27 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर मिल रहा है, मतलब 27 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं तो क्या बचेगा 25, और 38 में से 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बचेगा 35। ये दो नंबर्स जो हैं ये एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। अब इनका HCF हमें निकालना है, ठीक है। जैसे अगर मैं 28 को बोलूँ 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 5 × 5 25, 3 रिमाइंडर बचा। तो ये नंबर जो है अगर इसमें से मैं 3 माइनस कर दूँ तो 25 बनेगा, और 25 एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो सेम यहाँ भी कह रहा है कि इन तीनों से एक लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे और रिमाइंडर ये आना चाहिए। मतलब इन तीनों नंबर्स में से मैं इनके रिमाइंडर माइनस कर दूं तो वो एग्जैक्टली नंबर मिल जाएगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल है उस लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर से, और फिर जो एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर आ जाएंगे उसके हम HCF निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे इट इज गिवन दैट on dividing 398 the required number there is remainder S7, therefore exactly divisible number will be 398 minus 7, that is 391. Similarly 436 और इसका रिमाइंडर क्या है 11, तो ये हमारे पास आ जाएगा 436 minus 11 425, एंड 542 minus 11 is equal to 527. अब हमारे पास ये 3 एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर आ गए हैं। नाउ वी विल फाइंड HCF ऑफ 391, 425 एंड 527। अब इन 3 नंबर्स का HCF जो आप फाइंड आउट करोगे वो होगा लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब इसका HCF आपके लिए होमवर्क है, आप खुद ट्राई करो। ये सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, NCERT का क्वेश्चन है, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। एक सर्कुलर पाथ है, ये स्पोर्ट फील्ड है और ये पाथ। प्रिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। लेट्स सपोज यहाँ से प्रिया का स्टार्ट कर रही है तो इसको एक राउंड लगाने में लगते हैं 18 मिनट्स, ठीक है। वाइल रवीश टेक्स 12 मिनट, और रवीश भी सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और इसे एक राउंड कंप्लीट करने में कितने लग रहे हैं 12 मिनट्स। सपोज दे स्टार्ट एट सेम टाइम, मतलब सेम टाइम पे सेम प्लेस से दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट अगेन, वो दोबारा एक सेम प्लेस पे, अगर ये एक राउंड चल रही है 18 मिनट में और ये चल रहा है 12 मिनट्स में,
तो ऑब्वियस है कि रवीश जो फास्ट चल रहा है और ये स्लो चल रही है, तो कितने टाइम के बाद ये दोनों अगेन किसी पॉइंट पे मीट करेंगे, मतलब एक साथ हो जाएंगे। तो अब देखो एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना बहुत सिंपल है, इसमें आपको बस लॉजिक लगाना है। अगर ये 12 मिनट एक राउंड में कंप्लीट कर रहा है और ये 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर रही है, तो ये ऑब्वियस है कि 12 और 18 से जो नेक्स्ट टाइम जब वो मीट करेंगे तो वो 12 मिनट से ज़्यादा होगा, है ना। अगर मान लो इसने 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट किया, ठीक है, और इसने 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट किया, तो नेक्स्ट टाइम जब मीट करेंगे तो वो 12 या फिर 18 से ज़्यादा होगा ना, क्योंकि इसको तो 18 मिनट लग रहे हैं एक राउंड कंप्लीट करने में। दोबारा जब वो मान लो 18 दो राउंड 36, 3 राउंड 54 और 12 में एक राउंड 24 में 2 राउंड और 3 राउंड 36 में, ठीक है। तो 36 में इसका तीसरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा रवीश का, और प्रिया का 36 मिनट में वो कहाँ पे रहेगी, दूसरे राउंड के कंप्लीशन पे। तो ऑब्वियस है, देखो यहाँ पे ऐसे ही मैंने वर्बली बता दिया कि 36 मिनट पे ये दोनों अगेन इस पॉइंट पे मिलेंगे। तो इसमें हमने क्या निकाला, इसमें हमने निकाला लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप खुद से ट्राई करो, बहुत सिंपल है। पहले स्टेटमेंट आपको लिखना है जो क्वेश्चन में दिया है गिवन, फिर आपको इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है। मैं एक बार फिर से इन दोनों क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग है, वो एक बार और समझा दे रहा हूँ, फिर आप ट्राई करना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमें कोई एक लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट करना, मतलब एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 398, 436 एंड 542 इन तीनों को डिवाइड करे। लेकिन जब इस नंबर को वो एक नंबर डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर है 7, इसको डिवाइड कर रहा तो रिमाइंडर 11 और इसको डिवाइड कर रहा तो 15। अब मान लो वो जो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो x है, तो इसका मतलब है कि 398 को जब मैं x से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर मेरा बच रहा है 7, ठीक है। 436 को जब वही x से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर है 11, और 542 को कर रहा हूँ x से डिवाइड तो रिमाइंडर है 15। मैं नंबर्स के एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। 27 एंड 38 ये मैंने पहले भी समझाया है, इससे ही समझते हैं। अगर एक नंबर मैं बोल रहा हूँ कि जिसको मैं डिवाइड करूँ, 27 को अगर उस नंबर से डिवाइड करूँ तो 2 रिमाइंडर आ रहा है, और 38 को उसी नंबर से डिवाइड करूँ तो 3 रिमाइंडर आ रहा है। तो ये तो बहुत छोटे नंबर से, तो आप इसको समझ सकते हो कि अगर रिमाइंडर 2 है और रिमाइंडर 3 है और रिमाइंडर को मैं इसमें से माइनस कर दूँ तो 25 बचेगा और 35 बचेगा। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, दैट इज़ 5। और 5 आपने कैसे निकाला, ये जो परफेक्ट नंबर्स है रिमाइंडर माइनस करने के बाद इनका एचसीएफ निकालो तो 5 आ गया, ठीक है। तो सेम वही करना है कि ये नंबर्स है, इनके रिमाइंडर ये हैं, अगर मैं रिमाइंडर माइनस कर दूं तो एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा मेरा जो एग्जैक्टली डिविजिबल है उस एक नंबर से। और जब तीनों एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर आ जाएंगे रिमाइंडर माइनस करने से, तो उन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है वो नंबर फाइंड आउट करना है। और डिवाइड कर रहा है वो फाइंड आउट कैसे करते हैं, डिवाइड मतलब फैक्टर और फैक्टर मतलब एचसीएफ। तो इन तीनों नंबर्स का जो माइनस करने के बाद आएंगे उनका आपको एचसीएफ निकालना है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक है जिसपे प्रिया और रवीश एक साथ स्टार्ट करते हैं। प्रिया को एक राउंड कंप्लीट करने में लगता है 12 मिनट्स, सॉरी प्रिया को लगता है 18 मिनट्स एंड रवीश को लगता है 12 मिनट्स। अब देखो प्रिया ने 18 मिनट्स लगाए, रवीश ने 12 मिनट्स लगाए, ठीक है। इसका मतलब है कि जब ये स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रिया स्लो चल रही है, रवीश फास्ट चल रहा है। तो ऑब्वियस है कि आगे पीछे होंगे, एक साथ नहीं चल रहे होंगे। लेकिन ऐसा दूसरा पॉइंट कितने मिनट बाद आएगा जब ये दोबारा एक साथ हो जाएंगे, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट पे साथ है ना। तो देखो ऑब्वियस है अगर ये 12 मिनट्स में कंप्लीट कर ले रहा है और ये 18 मिनट्स में कंप्लीट कर रही है, तो मान लो ये 12 मिनट्स में इसने कंप्लीट किया, लेकिन उस समय प्रिया का अभी एक राउंड कंप्लीट नहीं हुआ होगा। 12 मिनट्स पे ये कहीं यहाँ होगी या यहाँ पे होगी, पीछे ही होगी, ठीक है। तो अभी ये मिली नहीं है, इसका मतलब ये तो ऑब्वियस है कि 12 मिनट्स के बाद वो मिलने वाले हैं, ठीक है। और एचसीएफ कभी भी जो 2 नंबर्स या 3 नंबर्स का हम निकाल रहे हैं उससे बड़ा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप 12 और 18 का भी एचसीएफ निकालो तो 12 से बड़ा नहीं हो सकता है। जो स्मॉलेस्ट नंबर भी होगा ना, एचसीएफ उससे भी छोटा होगा या वो नंबर खुद होगा। और एलसीएम हमेशा जो स्मॉलेस्ट नंबर है, सॉरी जो लार्जेस्ट नंबर है उससे बड़ा होता है, ठीक है। तो इनका एचसीएफ 18 से बड़ा ही होगा। और ऑब्वियस भी आप समझो कि 12 मिनट्स एक ले रहा है, 18 मिनट्स एक ले रहा है, तो दोबारा मिलने में ज़्यादा ही टाइम लगेगा और ज़्यादा मतलब बड़ा नंबर होगा इनसे। और बड़ा का मतलब क्या है, एक तरह से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, मल्टीपल निकाल रहे हैं। मल्टीपल किस में निकालते हैं, एलसीएम में।
तो इसमें हमें निकालना है एलसीएम। तो ये कुछ और वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को करने के बाद हम करेंगे फिर इररेशनल प्रूफ करने वाले क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 520 एंड 468। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इस क्वेश्चन में करना क्या है कि हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है, वो सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए, और वो ऐसा नंबर है जिसमें अगर हम 17 इंक्रीज करें, मतलब 17 ऐड करें, तो वो नंबर इन दोनों नंबर से डिविजिबल हो। ठीक है, डिविजिबल बाई 520 एंड 460। अब इन दोनों नंबर से कोई नंबर डिविजिबल है तो वो नंबर ऑब्वियसली इन दोनों नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, तभी तो उस नंबर को ये दोनों नंबर डिवाइड कर पा रहे हैं। ठीक है, और नंबर बड़ा है मतलब इन दोनों नंबर से बड़ा है तो एलसीएम होगा। ये मैंने बहुत बार अभी समझाया है। एचसीएफ हमेशा नंबर से छोटा होता है, ठीक है, क्योंकि वो फैक्टर है, और एचसीएफ मल्टीपल होता है और बड़ा होगा। मल्टीपल हमेशा बड़े होंगे, और इसमें भी एक ऐसा नंबर बताना है जिसमें 17 ऐड कर दे तो वो इन दोनों नंबर से डिविजिबल हो। ठीक है, तो एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि 10 और 15 है। ठीक है, इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो, इसे मैं वर्बली सॉल्व करता हूँ माइंड में। 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 30। अब 15 में भी 30 आता है 2 टाइम्स, और 10 में आता है 3 टाइम्स। ठीक है, तो 30 दोनों में आ रहा है कॉमन फैक्टर, और ये सबसे स्मॉलेस्ट है, तो इनका एलसीएम होगा 30। ठीक है, अब मेरे को 30 इसका एलसीएम नहीं पता, मैं बस इतना कह दूं कि एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें मैं मान लो 9 ऐड कर दूं तो इन दोनों नंबर से वो डिविजिबल होगा और वो स्मॉलेस्ट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 21। मैंने कैसे निकाला? इन दोनों का मैंने एलसीएम फाइंड आउट किया, और 9 इंक्रीज करने का है क्वेश्चन में, लेकिन मैं डिक्रीज करूंगा। अब देखो 21 में क्वेश्चन क्या कर रहा था कि एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें 9 इंक्रीज कर दूं तो इन दोनों नंबर से वो डिविजिबल हो, वो स्मॉलेस्ट हो। तो 9 इंक्रीज कर दिया 21 में तो 30 बन गया। अब 30 इन दोनों से डिविजिबल है और इन दोनों का स्मॉलेस्ट मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ भी करना है कि हम इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे और उसमें 17 माइनस कर देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जब उस नंबर में 17 माइनस करने पे जो नंबर आएगा, अगर उस नंबर पे हम 17 ऐड कर दे तो वो इन दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब मैं पहले इनका एलसीएम फाइंड आउट करता हूँ। वी नीड टू फाइंड एलसीएम ऑफ 520 एंड 468। 520 एलसीएम। ठीक है, 260। एक हम करते हैं, इसको एक साथ निकाल लेते हैं। 2 से मैंने किया ना, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करने में आता है 4680। ठीक है, इनका एलसीएम आएगा 4680। अब 4680 एलसीएम आया है, नाउ 4680 माइनस 17, इसको माइनस करने पे आएगा कितना आएगा? 4663, यही आएगा। ठीक है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 4660। अब देखो क्या है, अब क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में क्या कहता है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17। स्मॉलेस्ट नंबर है 4663, जिसमें मैं 17 ऐड कर दूं, 17 ऐड करूंगा तो 4680 आएगा। ठीक है, और 4680 आने पे इन दोनों से ये डिविजिबल है, और ये स्मॉलेस्ट नंबर मतलब इन दोनों का लोएस्ट कॉमन फैक्टर है ये नंबर। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों से डिविजिबल होना चाहिए जब 17 इंक्रीज करेंगे। तो क्वेश्चन में हम डिक्रीज कर देंगे सॉल्यूशन में, कि बाद में उसे हम दिखा सकें कि अब इसमें मैं इंक्रीज कर दूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो वो इन दोनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे, तो फिर आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चन सॉल्यूशन अपने आप आएंगे। इनको आप जितना ज़्यादा विजुअलाइज करोगे
उतना अच्छा रहेगा आपके लिए सॉल्यूशन निकालने में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में है कि ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 30 सेंटीमीटर, 36 एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि एक मॉर्निंग वॉक पे 3 पर्सन है, ठीक है, एज्यूम करो A, B एंड C, ठीक है, वो मॉर्निंग वॉक पे चल रहे हैं। अब A जब अपना एक स्टेप लेता है तो वो कवर करता है 30 सेंटीमीटर, B जब अपना एक स्टेप लेता है तो वो कवर करता है 36 सेंटीमीटर। सबके स्टेप किसी के बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं। और C जब एक स्टेप लेता है तो इसके स्टेप होते हैं 40 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा जिसमें जो ये तीनों सेम डिस्टेंस चले और कंप्लीट स्टेप हो। इसका क्या मतलब है कि मान लो ये तीनों चलते हैं 300 सेंटीमीटर, 300, ठीक है, 300 सेंटीमीटर तीनों चलते हैं। तो 300 सेंटीमीटर मान लो A चला तो इसके कितने स्टेप हुए, डिवाइड करेंगे हम, ठीक है, 10, ठीक है, समझ में आया। इसके हो गए 10 स्टेप्स, मतलब 300 मीटर चलने में इसके 10 स्टेप्स लगेंगे। B 300/36। अब इसको देखो 150, 18, 75, 9, 25, 3। अब ये 8.3 समथिंग स्टेप्स आएगा। अब जब सेम डिस्टेंस हमें ट्रेवल करना है तीनों का, तो अगर B भी 300 सेंटीमीटर चलता है तो इसके स्टेप्स आ रहे हैं 8.3 विच इज़ अ फ्रैक्शन, लेकिन हमें कंप्लीट स्टेप्स बताने हैं। अब मान लो ये तीनों चलते हैं 360 मीटर, ठीक है, तो A के कितने स्टेप्स होंगे, 12, ठीक है, B के कितने होंगे 360, उसके 36, 10 स्टेप, ठीक है, B के होंगे 10 स्टेप। और C का 40 सेंटीमीटर एक स्टेप का है, 4 9 36 स्टेप, ठीक है। अब देखो 360 आंसर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, वो भी फाइंड आउट करेंगे तो हम आएगा, हमें पता चलेगा। ये एक इंटरेस्टिंग आंसर आ गया है। 360 स्टेप में ये 12 चल रहा है, ये 10 360 सेंटीमीटर में, ये 12, ये 10 और ये 9, ठीक है, ये कंप्लीट स्टेप हैं, ये आंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये आंसर क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बताना है, मिनिमम डिस्टेंस बताना है। क्या पता है इससे कम डिस्टेंस पे भी ये चीज़ हो जाए, ये कंप्लीट स्टेप्स मिल जाए, ये स्मॉलेस्ट ना हो। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है। अब आप बार बार देख रहे हो कि नंबर्स जो आ रहे हैं वो बड़े आ रहे हैं, ठीक है, 360 या 300 या फिर जो भी आएगा स्टेप्स चलने पे स्टेप्स इंक्रीज होते रहेंगे। और इंक्रीज हो रहा है मतलब मल्टीपल है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई किस में होता है, एलसीएम में, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ एलसीएम निकालना, तो मैं डायरेक्ट एलसीएम निकाल के बताता हूँ। 2 15 18 20, सॉरी 3, तो इसका एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 4, 4 टू 8, 8 here 24, 23 इंटू 2 3 72, 72 इंटू 5, 5 टू 10, 7 5 35, 36। ये तो सेम ही आ गया। वैसे मैंने इस एग्जाम्पल में एजम्पशन लिया था, एज्यूम किया था, क्योंकि 36 था तो मैंने 360 लिया था, लेकिन आंसर सेम आ गया। तो ठीक है, कोई नहीं, 360 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 360 सेंटीमीटर जब तीनों चलेंगे तो डिस्टेंस सेम कवर होगा और इनके कंप्लीट स्टेप्स आएंगे, मतलब स्टेप्स फ्रैक्शन में नहीं आएंगे। तो ये हमारा था, सारे हमने 3-4 कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स किए। अब हम करेंगे इर्रेशनल प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने 3-4 ही किए हैं। वैसे मैंने ट्राई किया कि हर टाइप के वर्ड प्रॉब्लम करूँ, सॉल्व करके बताऊँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन मैथ में आपको सॉल्व करके दिखा सकूँ। इसलिए वैसे पहले तो आप एनसीईआरटी फॉलो करो, लेकिन उसके बाद एनसीईआरटी के बाद मैं कहूँगा कि आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले लो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है, आप उसे सॉल्व करो, उसमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। और एनसीईआरटी की बुक है तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो और मैथ्स में तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपके लिए उतना अच्छा है।
तो अब हम कर रहे हैं फिर से इर्रेशनल प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में प्रूफ रूट 5 एज अ इर्रेशनल नंबर। हमें इस क्वेश्चन में रूट 5 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। मेथड हमारा सेम होगा। सबसे पहले हम क्या एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अगर रूट 5 को मैं रैशनल नंबर एज्यूम कर रहा हूँ तो रैशनल नंबर को a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकता हूँ, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूँ। और रूट 5 भी एक रैशनल नंबर है, देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन बी या p अपॉन q, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर क्या होते हैं स्टार्टिंग में मैंने बहुत अच्छे से समझाया। अब देखो, बहुत बच्चे ये सोचेंगे कि रूट 5 को a अपॉन बी के, ठीक है रैशनल नंबर, लेकिन a अपॉन बी के फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, इसे इक्वेट क्यों कर रहे हैं। अब देखो, बहुत चीज़ें मैथ्स में ना एजम्पशन से हमें मिलता है सॉल्यूशन। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अगर इसको हम a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो उसी तरह इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, मतलब उसी फॉर्म में इसको लिखेंगे, इक्वेट करेंगे, तभी हमारा आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप अपना स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब रूट 5 को स्क्वायर करेंगे, a अपॉन बी को स्क्वायर करेंगे। रूट 5 है, रूट से रूट कैंसिल, रूट 5 इंटू रूट 5, जब रूट को स्क्वायर करते हैं तो 5 कैंसिल, रूट कैंसिल हो जाता है, सॉरी। 5 a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब b को इस तरफ ले जाएंगे LHS में। अब यहां से आप ये देख सकते हो कि मैं a स्क्वायर के नीचे 5 को ले जा सकता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। एक स्टेप में आप दिखा भी सकते हो, हेयर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ये चीज भी मैंने समझाया था कि अगर किसी के स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हो। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला था, जो डिजिट अकेले होगा, सॉरी डिजिट नहीं है ये, वेरिएबल बोल सकते हो आप इसे, जो वेरिएबल अकेले होगा उसे हम रिप्लेस करेंगे। अब बहुत बच्चे ये सोचेंगे कि बी स्क्वायर है तो इसे हम रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर भी यहाँ पे अकेले। लेकिन ये वाला जो स्टेप है, ये स्टेप आप मिस भी कर सकते हो, ये स्टेप जरूरी नहीं है, क्योंकि यहीं से दिख रहा है कि ए स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है। ये मैंने आपको, आप विजुअली समझ सको इसलिए मैंने बताया। ठीक है, ये डिवाइड वाले को कंसिडर नहीं करना है, ए स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे, और ए स्क्वायर को नहीं, बस ए को करेंगे। नाउ लेट अस टेक ए इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, ए और बी हमने वेरिएबल ले रखा है तो हम कोई तीसरा वेरिएबल चूज करेंगे। और हमें प्रूफ क्या करना है, रूट 5, तो हम यहाँ पे लेंगे ए इक्वल टू 5c। नंबर वो रहेगा जो प्रूफ करना है, और वेरिएबल आप कोई से भी ले सकते हो, 5c की जगह 5t ले लो, 5p ले लो, कुछ भी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, इसे आप इक्वेशन 2 मान सकते हो। ठीक है, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की जगह हमने क्या माना है 5c, और ए का स्क्वायर है तो 5c का स्क्वायर। ठीक है, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है ना, 5 से 5 कैंसिल, 25 से 5 कैंसिल, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब देखो, सेम जैसे मैंने यहाँ कहा था, यहाँ भी देख सकते हो b स्क्वायर के नीचे 5 जा सकता है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। ठीक है, मतलब 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर 5 कर रहा है बी स्क्वायर को डिवाइड, तो 5 बी को भी करेगा। हियर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इसे इक्वेशन 3। ठीक है, हमने इसे 1 माना, इसे 2 माना, इसे 3 माना। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 we conclude that 5 is common factor of A and B. This contradicts
our assumption that √5 is, सॉरी हमने एज्यूम किया था रेशनल। देखो 5 जो है b का भी फैक्टर है, 5 जो है a का भी फैक्टर है, लेकिन हमने एज्यूम किया था √5 इक्वल टू a अपॉन बी एंड a एंड b आर को प्राइम। ये मेन है, इसे आपको लिखना है। a और b को हमने को प्राइम एज्यूम किया था, इसका मतलब इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 5 दोनों के कॉमन फैक्टर है और ये हमारा एजम्पशन गलत हो गया, तो ये भी एजम्पशन गलत हम मानेंगे। देयरफॉर √5 इज इर्रेशनल नंबर। ये स्टेप्स आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करना, √11 आप कर सकते हो, √7 कर सकते हो, ठीक है, √13 कर सकते हो। अलग अलग रूट्स को आप प्रूव करोगे तो स्टेप्स आपको याद हो जाएंगे और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अब एक और रूट को इर्रेशनल प्रूफ करने का क्वेश्चन है। 3 + √5 2 √5 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, इसका सॉल्यूशन नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं √5 √3 उससे भी सिंपल है और उससे भी छोटा है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि जो नंबर भी रूट में होगा, अब यहाँ पे 3 + 2 √5 है, कभी ये भी हो सकता है 3 + 2 √3। तो जो भी नंबर रूट में होगा √5 या √3, पहले हम उसे इर्रेशनल प्रूफ करेंगे। किस तरह लिखेंगे? फर्स्ट वी विल प्रूव √5 एज इर्रेशनल। अब √5 या √3 को किस तरह इर्रेशनल प्रूफ करना ये आपको पता है, तो ये जो फर्स्ट स्टेप है ये आप खुद करोगे और आप करना। बच्चे मिस कर देते हैं वैसे बोलने पे, लेकिन आप करना, आपकी प्रैक्टिस भी होगी और ये क्वेश्चन का एक पार्ट भी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट, जब √5 आप इर्रेशनल प्रूफ कर लोगे तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखो। मैं सेकंड पार्ट यहीं से करता हूँ, वैसे आप करोगे, फिर सेकंड पार्ट होगा। नाउ सेम है, स्टेप्स हमारे सेम है। लेट अस एज्यूम 3 + 2 √5 is rational number. Therefore 3 + 2 √5 is equal to a upon b, where a and b are co-prime। ठीक है, सेम हमने उसे a अपॉन b में एज्यूम किया है, रैशनल नंबर है क्योंकि, और a और b के हैं को प्राइम नंबर्स हैं जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें स्क्वायर नहीं करना है, अब हमें क्या करना है वो बताता हूँ, फिर आप करना, आप भी उसके बाद कर लोगे। √5 को एक तरफ अकेले रखना है, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाना है, या फिर √3 होगा क्वेश्चन में तो √3 को, जो भी रूट होगा उसे एक साइड छोड़ के बाकी सब इस तरफ ले जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 को ले जाएंगे, यहाँ प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 2 √5 a - 3 भी हो जाएगा, एलसीएम लिया मैंने, ठीक है। अब 2 भी इस तरफ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जाएगा, अपॉन 2b, ठीक है। नाउ a, b, 2 and 3 ऑल आर रैशनल नंबर्स। देखो ये मैंने क्या लिखा, a, b, ये दो नंबर्स तो कोप्राइम है, और कोप्राइम है तो रैशनल होंगे, ठीक है, क्योंकि कोप्राइम रैशनल भी होते हैं, और 2 और 3 तो वैसे ही इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स भी सारे रैशनल होते हैं। तो a, b, 2 and 3 all are rational numbers, but √5 is irrational number। रीजन क्या है? प्रूव्ड अब मैंने प्रूव नहीं किया, लेकिन आपको प्रूफ करना है ना, तो पहले आप √5 प्रूफ करोगे इरेशनल। तो इसी क्वेश्चन में पहले हमने प्रूव अब कर रखा है कि √5 इरेशनल है। ये वैसे तब करना है जब क्वेश्चन ऐसा सिंपल होगा। अगर क्वेश्चन में दिया है कि प्रूफ 3 + 2 √5 इज इरेशनल इफ √5 इज इरेशनल गिवन, अगर √5 इरेशनल गिवन है तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो पहले ये करना, नहीं तो इसके मार्क्स कटते हैं और बच्चे इसे भूलते हैं करना, इसलिए इसे आप याद रखना, ठीक है। अब ये रैशनल है क्योंकि a, b, 2, 3 ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स है तो ये पूरा जो एक टर्म है ये भी रैशनल होगा, लेकिन √5 इरेशनल है, हमने प्रूफ किया था। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। √5 हमने इस पूरे को रैशनल एज्यूम किया है,
तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे तो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है ना कि ये इरेशनल है और ये रैशनल है, लेकिन ये गलत है क्योंकि इसको मैं इक्वेट कर पा रहा हूँ, मैंने इक्वेट किया, लेकिन ये इरेशनल है और ये रैशनल है। देयरफॉर 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आप रूट में जो भी नंबर होगा यहाँ पे उसे इरेशनल प्रूफ करोगे। किस तरह करोगे? 2-3 क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व किए हैं, उसी तरह करना है आपको। फिर इसको जो नंबर भी होगा उसे हम रैशनल नंबर एज्यूम करेंगे। रैशनल नंबर एज्यूम करेंगे तो A/B के फॉर्म में उसे लिख सकते हैं, और A और B क्या होंगे? को-प्राइम होंगे। ठीक है, अब रूट में जो भी नंबर होगा उसे एक तरफ रख के बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाना है। अब 3 यहाँ पे पॉजिटिव है, इस तरफ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। एलसीएम लिया मैंने A-3B/B। ठीक है, 2 भी इस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। A-3B/2B। √5 इज इक्वल टू A-3B/2B। A, B, 2, 3 all are integers, that is all are rational number। ठीक है, but √5 is irrational number। this is contradiction। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन है कि एक तरफ मैं कह रहा हूँ ये रैशनल है तो इसे भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन ये इरेशनल है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। देयरफॉर 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर। तो अब मैं आपको, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। तो जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, कंटेंट पढ़ा है, उसे एक बार मैं आपको क्विकली रिकैप करवा देता हूँ, जिससे आपको सारा चैप्टर एक बार में समझ में आ जाए, याद आ जाए। तो सबसे पहले हमने FTA पढ़ा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसमें क्या था? कोई से भी कंपोजिट नंबर है उसे हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आगे एग्जांपल है ही, मैं बता दूंगा तब। सेकंड था हमारा LCM। LCM में हमें ये याद रखना है, जो सा भी नंबर है उसका जो प्राइम नंबर्स का एक्सप्रेशन है उसका हाईएस्ट पावर LCM होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल में 10 और 15 लिया है, तो 10 को मैं 2 × 5 लिख सकता हूँ, 15 को 3 × 5। अब इसमें 2 है, 3 और 5 है, 3 कॉन्स्टेंट डिजिट हैं, तो मैंने तीनों को लिखा। अब 2 का हाईएस्ट पावर किस में, हाईएस्ट डिग्री किस में? देखो इसमें 2 नहीं है, लेकिन इसमें भी 2 मैं लिख सकता हूँ, 2 का पावर 0। ठीक है, क्योंकि ये 1 ही हो जाएगा। तो इसमें 0 है, इसमें 1 है, तो हाईएस्ट ये है, तो हम 1 लिखेंगे। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो इसमें मैं 3 का पावर 0 लिख सकता हूँ। तो इसमें 1 है, इसमें 0 है, तो हाईएस्ट कौन सा है? ये 1 है, तो मैं 1 लिख लूँगा। और 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, और दोनों में 1 ही है, तो 1 ही हाईएस्ट हुआ, तो इसमें 5 का पावर 1। अब इसका LCM कितना हो जाएगा? 5 × 3 15, 15 × 2 30। दूसरा चीज LCM में हमें ये याद रखना है कि LCM जो होगा ऑलवेज बिगर और इक्वल टू लार्जर नंबर। जितने भी नंबर्स होंगे, या 2 हो या 3 हो या 4 हो, जितने भी नंबर्स होंगे उसमें जो हमारा लार्जर नंबर होगा, जैसे इस एग्जाम्पल में लार्जर नंबर ये है, 10 और 15 में लार्जर ये है, तो LCM हमारा या तो लार्जर नंबर के इक्वल आएगा या उससे बड़ा आएगा, छोटा तो नहीं आ सकता है। ठीक है, जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ 20 and 30। ठीक है, इसमें लार्जर नंबर 30 है। अब इसका LCM या तो 30 आएगा या 30 से ग्रेटर आएगा। वैसे देखो 20 and 30 का LCM का आएगा 20 × 2 40, 20 × 2 40 × 2 60 और 30 × 2 60। तो मैंने वर्बली इसको सॉल्व कर लिया कि 20 के टेबल में 60 आता है, 30 में भी 60 आता है, और ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है दोनों का, तो 60 इसका LCM हो जाएगा। ठीक है, और देखो 60 जो इसका लार्जर नंबर था 30 उससे बिगर है। ठीक है, तो ये LCM था। ये जो 2-3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको क्वेश्चंस करने में इजी आएगा, मतलब ईजी रहेगा आपके क्वेश्चन करने में, कि आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग अगर एक टाइम के लिए ना भी हो तो इस चीज़ को समझ के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने स्टेप्स का बताया था, एक क्वेश्चन हमने किया था ना जिसमें एक का स्टेप 30 सेंटीमीटर था, एक का 40 था, ऐसे कुछ नंबर्स थे, और वो कितने स्टेप्स के बाद दोबारा एक साथ मिल जाते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था हमारा। तो उसमें हमें पता है स्टेप्स अगर वो चल रहे हैं तो नंबर्स बढ़ेंगे, क्योंकि स्टेप्स चल रहे हैं तो वो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होगा मतलब बिगर नंबर आएगा, और बिगर नंबर कहाँ पे आता है? LCM में। तो अगर क्वेश्चन एक टाइम के लिए मुझे ना भी समझ में आए तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमें LCM निकालना है। थर्ड हमारा है HCF। HCF में हमें याद रखना है लोएस्ट पावर हमें कंसिडर करना है। जैसे एग्जाम्पल मैं लूँ 15 और 20 का, तो 15 को मैं लिखा 3 × 5, 20 को मैंने लिखा है 2 × 2 × 5। ठीक है, अब इसमें लोएस्ट पावर, पहले तो नंबर कौन कौन से? 2, 3 and 5, तो मैंने 2, 3 and 5 लिख दिया। अब लोएस्ट नंबर देखो 2 का इसमें पावर क्या है? 2 का पावर 2 है ना, इसको मैं 2 to the power 2 × 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसमें 2 नहीं है तो इसमें 2 का पावर है 0, तो लोएस्ट किस में? इसमें 2 है, इसमें 0 है, तो ऑब्वियसली इसमें 0 लोएस्ट है, तो मैंने 0 लिखा।
अब दूसरा है 3, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो इसमें भी मैं 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 3 का पावर हो जाएगा 0, इसमें 0 है, इसमें 1 है, तो लोएस्ट ये है। अब 5 इसमें भी है, इसमें भी है, और 5 1 ही है, तो 1 ही हाईएस्ट भी है, 1 ही लोएस्ट भी है। मैं 5 का पावर 0 ऐड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो 5 का पावर 1 हमारा लोएस्ट हो जाएगा। जब दोनों नंबर से, 3 नंबर से 4 नंबर सब में वो एक नंबर है, जैसे 5 इसमें है, तो 5 का पावर 0 ऐड करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि नंबर्स तो है ना हमारे पास दोनों में कॉमन। तो 5 का पावर 1 हमारा ये हो गया। अब इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 का पावर 0 1, 3 का पावर 0 1, 5 का पावर 1 1, तो इसका HCF हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसमें भी सेकेंड थिंग हमें याद रखना है कि HCF हमेशा ऑलवेज स्मॉलर और इक्वल टू स्मॉलर नंबर। जो भी हमारा स्मॉलर नंबर होगा, जैसे इसमें स्मॉलर नंबर क्या है 20 और 15 में, 15 स्मॉलर नंबर है, तो HCF हमारा या तो 15 होगा, मतलब स्मॉलर नंबर के इक्वल आएगा, या स्मॉलर नंबर से छोटा आएगा, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 5 और 10। 5 और 10 का HCF हम निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो फैक्टर में 5 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 1 और 5, और 10 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 1 2 5 एंड 10। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5 है ना, 5 इसका कॉमन फैक्टर है, तो HCF इसका 5 हो जाएगा। तो HCF जो है वो नंबर स्मॉलर नंबर के इक्वल है, तो यही चीज़ है। अब किसी एग्जाम्पल में आप ये भी देखोगे कि HCF जो है कॉमन नंबर से छोटा है, जैसे 10 और 15 का ले लो, तो इसका HCF क्या आएगा, 10 और 15 के कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, इनका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है 5, ठीक है। तो 10 और 15 का HCF आएगा 5, जो कि स्मॉलर नंबर से छोटा है, ठीक है। तो ये था हमारा HCF। फोर्थ है प्रूफ इर्रेशनल। इर्रेशनल में तो आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके स्टेप्स उतने जल्दी और उतने क्लियरली आपको याद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं 3 स्टेप्स में इसको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले हमें रैशनल एज्यूम करना है, तो P/Q के फॉर्म में हम लिखेंगे, जहाँ पे को प्राइम नंबर्स होंगे P और Q, इसे मेंशन करना है क्वेश्चन में। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे, और फिर एक एक करके P और Q दोनों का जो नंबर है, जैसे √5 हमें प्रूफ करना है या फिर √3 प्रूफ करना है, तो इसमें 3 है, इसमें 5 है। अगर क्वेश्चन में 5 दिया है तो 5 कॉमन फैक्टर है P का भी Q का भी, इसको प्रूफ कर देंगे। 3 कॉमन फैक्टर है P का भी Q का भी, इसको प्रूफ कर देंगे। इसको प्रूफ करने से क्या होगा कि हम जो मान रहे हैं P और Q को प्राइम है, ये हम खुद को गलत प्रूफ कर देंगे, क्योंकि को प्राइम है तो कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन हम एक एक करके प्रूफ करते थे ना क्वेश्चन में कि दोनों के कॉमन फैक्टर हैं, या तो 5 या 3, या क्वेश्चन में जो सा भी नंबर दिया हो। तो ये था हमारा इरेशनल क्वेश्चन। और एंड में प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करोगे मैथ्स में आप उतने परफेक्ट होते जाओगे। सो जितने से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलते हैं प्रैक्टिस करो। और आपके लिए मैं एक होमवर्क क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ, उसे भी आप सॉल्व करना। तो ये आपके लिए कुछ 6 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ होमवर्क क्वेश्चंस, जिसमें हमारे चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर किए हैं मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर्स हैं 17, 23 एंड 29। सेकेंड पार्ट है 40, 36 एंड 126। सेकेंड है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो इन दोनों नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। तो आप थोड़ा सोचना इसमें क्या करना है, और ना आए तो फिर मुझे बताना, कमेंट करना। थर्ड क्वेश्चन है कैन 2 नंबर्स हैव LCM एज 380 एंड HCF एज 16। क्या ऐसा हो सकता है कि 2 नंबर से उसका LCM 380 है और HCF 16 है, ठीक है। इसमें अगर हो सकता है तो रीजन हमें देना है। फोर्थ क्वेश्चन है LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स आर 180 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। इफ वन नंबर इज 30 फाइंड अदर। ये तो सिंपल है। फिफ्थ है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15, 30 एंड 36। सॉरी 20, 15 एंड 36। तो हमें 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो इन तीनों नंबर्स से डिविजिबल है। और 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सबसे। प्रूफ इरेशनल, √7, 3√2, √P, 2√3 -1। सो ये आपके यहाँ कुछ होमवर्क क्वेश्चंस, आप इन्हें सॉल्व करना। इन क्वेश्चंस को करने के बाद ऑलमोस्ट आपके चैप्टर के सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। अगर कुछ ना आए तो आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। सो अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सभी को चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा और सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे क्वेश्चन, टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। तो अब आपको कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करो। एंड यस,
आई वॉन्ट कि आप सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने भी ये वीडियो कंप्लीट वॉच किया है वो एक कमेंट ज़रूर करो जिसमें आप एज ए फीडबैक दे रहे हो कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं या क्या और ऐड ऑन कर सकते हैं. So we will meet again with another interesting chapter. Till then, keep studying, keep growing. Thank you.